नमस्कार, आप देख रहे हैं संतोष पाठक ऑफिशियल। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं संतोष पाठक जी। स्वागत और अभिनंदन। बहुत बहुत धन्यवाद अरुण भाई और तमाम दर्शकों को भी नमस्कार। पुराना साल 2025 का आज आखिरी दिन है। कुछ घंटे बाद नए वर्ष की शुरुआत हो जाएगी। हालांकि बीजेपी का एक इकोसिस्टम है जो आपको ये बताएगा कि आंग्ल नए वर्ष वर्ष की शुरुआत हुई है, लेकिन वो भी नया वर्ष मनाएंगे, नए वर्ष की शुभकामनाएं देंगे। कल सुबह सुबह उठते ही भोरे भोरे कहते हैं ना, तड़के तड़के प्रधानमंत्री आपको बधाई भी शुभकामनाएं भी देते हुए नजर आएंगे। लेकिन इस नए वर्ष में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं की नींदें उड़ी हुई है, कईयों की गद्दी जाने वाली है। बड़ी बड़ी गाड़ियों पर जिनको घूमने की आदत लग गई है ना, लाल बत्ती तो बंद हो गया, लेकिन बड़ी बड़ी गाड़ियों पर घूमने की आदत लग गई है। महंगी महंगी घड़ियां पहनने की आदत लग गई है, क्योंकि सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए तो लोग उनको गिफ्ट दे देते हैं। अब उसको आप गिफ्ट कह लीजिए या उसको आप रिश्वत कह लीजिए, लेकिन गिफ्ट मिल जाता है। ऐसे बहुत सारे लोगों की विदाई होने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी में जो खलबली मची हुई है, खास तौर से उत्तर प्रदेश में जो खलबली मची हुई है, और खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दिलो दिमाग में खलबली मची हुई है कि वाराणसी हार जाऊंगा तो उम्र के राजनीतिक जीवन के इस पड़ाव में इतनी किरकिरी होगी कि जिस किरकिरी को मैं कभी धो नहीं पाऊंगा। और इसलिए ताबड़तोड़ नरेंद्र मोदी साहब बुलाए जा रहे हैं कि भैया बताओ मेरे बनारस का हाल क्या है, मेरे उत्तर प्रदेश का हाल क्या है। और मैं अरुण भाई से कहूंगा कि जरा एक एक करके शुरुआत करते। ब्राह्मण विधायकों का अपमान 25 दिसंबर को प्रेस रिलीज, आनन फानन में प्रधानमंत्री के पास खबर पहुंची और सबसे पहले 26 दिसंबर को ब्रजेश पाठक को बुला लिया उन्होंने। अरुण भाई एक एक करके तस्वीरें दिखाते रहेंगे। 26 दिसंबर को ब्रजेश पाठक को बुला लिया उन्होंने। वाराणसी के मेयर उनके साथ है, ब्रजेश पाठक पोस्ट कर रहे हैं। और जो खबर उनको मिली, उस खबर ने उनको हैरान कर दिया, परेशान कर दिया। संदेशा भिजवाया उन्होंने योगी आदित्यनाथ के पास कि थोड़ा सा ठहर जाइए, लेकिन भैया योगी जी कहां मानने वाले हैं। फिर उसके बाद देखिए कि एक और बड़े ब्राह्मण नेता को बुला लिया है। मैं अरुण भाई से कहूंगा कि दूसरी तस्वीर भी आपको दिखाए। ये आपको लक्ष्मीकांत वाजपेयी, ध्यान से देखिएगा इस तस्वीर को। इस तस्वीर की किस्से और कहानी मैं जरूर बताऊंगा। लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर बुलाया। और ये जो तस्वीर है, ये 30 दिसंबर की तस्वीर है। रात में 8:11 पर लक्ष्मीकांत वाजपेयी जी ने पोस्ट किया है। तो जाहिर सी बात है कि जो मुलाकात है इससे पहले हुई होगी। और लक्ष्मीकांत वाजपेयी के पूरे परिवार को बुला लिया है, पूरे परिवार को बुला लिया है। अरुण भाई इस तस्वीर को हम हटा सकते हैं और याद दिला दूं आपको कि 2014 के लोकसभा चुनाव में जब बड़ी जीत हासिल हुई थी भारतीय जनता पार्टी को, उत्तर प्रदेश की 80 में से 73 सीटें जीती थी, वाराणसी में बम्पर वोट से नरेंद्र मोदी जीते थे। उन लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बुला लिया कि भैया बताओ और क्या करना चाहिए। ब्रजेश पाठक ने रिपोर्ट दी, लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने रिपोर्ट दी। हो सकता है कि आने वाले 2-3 दिनों में आपको महेंद्र नाथ पांडे भी नजर आएंगे। महेंद्र नाथ पांडे जो कि चंदौली से सांसद बनकर मोदी सरकार में मंत्री रहे हैं, पिछला लोकसभा चुनाव हार गए, फिलहाल वो पैदल है। लेकिन अब ब्राह्मण नेताओं की जरूरत। और ये मत याद रख, ये मत सोचिएगा कि प्रधानमंत्री को पूरे उत्तर प्रदेश की बहुत चिंता है। भैया अभी तो प्रधानमंत्री को सिर्फ अपने वाराणसी की चिंता है कि पीएम तो तब बनेंगे जब एमपी रहेंगे, क्योंकि वाराणसी का समीकरण गड़बड़ा गया है। और इसके बाद उन्होंने आगे मैं आपको बताऊंगा कि अपने दूत के तौर पर राजनाथ सिंह को भेज दिया है कि अब जाओ योगी से बात करो, योगी को समझाओ। लेकिन ऐसा नहीं है कि उत्तर प्रदेश में हलचल नहीं हो रही है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भी एंट्री हो गई है। अब मैं आपसे कहूंगा जरा तस्वीर दिखा दीजिएगा पंकज चौधरी साहब की, कि पंकज चौधरी साहब जिनके ऊपर ये आरोप लगाया जा रहा है कि उन्होंने सरेंडर कर दिया है। तो सरेंडर करने का आरोप लगाए जाने वाले पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मुलाकात करते हैं, पोस्ट करते हैं वो, और सोशल मीडिया पर ये पोस्ट करते हैं। लेकिन एक बड़ी बैठक होती है जिसमें आरएसएस की भी एंट्री हुई है, आगे विस्तार से मैं बताऊंगा। और अब पंकज चौधरी के जो गुरु रहे हैं, राजनीतिक गुरु रमापति राम त्रिपाठी, उनको डैमेज कंट्रोल पर लगाया गया है। अब एक तस्वीर और, ये शलमणि त्रिपाठी पत्रकार रहे हैं, विधायक है भारतीय जनता पार्टी के, ब्राह्मण चेहरे हैं, रमापति राम त्रिपाठी से मुलाकात कर रहे हैं। लेकिन इस खबर का एक दूसरा एंगल मैं आपको बताऊंगा। अरुण भाई इसको हटा देते हैं। इस खबर का एक दूसरा एंगल मैं बताऊंगा। रमापति राम त्रिपाठी गुरु तो हैं, लेकिन शलमणि त्रिपाठी योगी आदित्यनाथ के करीबी। और फिर ये कहा जा रहा है कि ब्राह्मण विधायकों को संदेशा दिया गया है कि आपके प्रदेश अध्यक्ष नए नए बने हैं पंकज चौधरी, उनसे बात कर लेना चाहिए। झूठ की खेती शुरू हो गई। हम्म। इन ब्राह्मण विधायकों ने तो पंकज चौधरी को न्योता दिया था अरुण भाई। जिस दिन भोज का आयोजन किया गया था, उस भोज में शामिल होने के लिए पंकज चौधरी को न्योता दिया गया था। बाकायदा पंकज चौधरी ने उनको कहा था कि देखिए पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधियों की, विधायकों की एक बैठक है, मुझे वहां रहना है होटल क्लार्क में, लेकिन मैं आने की कोशिश करूंगा।
पंकज चौधरी वहां जाते, होटल क्लार्क के कार्यक्रम के बाद वहां जाते, लेकिन उससे पहले ही उनको पता लग गया कि योगी आदित्यनाथ नाराज है। योगी आदित्यनाथ के अधिकारी ब्राह्मण विधायकों को फोन कर रहे हैं, जिसमें शलमनी त्रिपाठी भी थे। और उसके बाद पंकज चौधरी ने कहा कि खामखा विवाद में क्यों पड़ूं, नया नया अध्यक्ष बनाऊं, तो वो उस कार्यक्रम में नहीं गए। अब ये कहना कि प्रदेश अध्यक्ष से बात करते, अरे प्रदेश अध्यक्ष से बात करने के लिए एक मेमोरेंडम तो तैयार करना पड़ेगा ना, एक ज्ञापन तो तैयार करना पड़ेगा ना, क्या बातें रखनी है वो तो तैयार करना पड़ेगा ना, उस ज्ञापन में हस्ताक्षर तो करना पड़ेगा ना, उसके लिए बैठना पड़ेगा। कोई वो टेलीपैथी वाला जमाना नहीं है कि सारे ब्राह्मण विधायक दूर से बैठे बैठे अपने दिमाग में सोच लेंगे कि ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, और एक तैयार हो जाएगी चिट्ठी जादू से। भाई जादू की छड़ी तो नहीं है, लेकिन अब झूठे प्रपंच किए जा रहे हैं। लेकिन इस बीच राजनाथ सिंह को काम पर लगा दिया गया है। क्यों? राजनाथ सिंह को मैं याद दिला दूं, अगर लोगों को याद नहीं होगा तो मैं जरा याद दिला दूं। 2014 का लोकसभा चुनाव, 2019 का लोकसभा चुनाव, 2024 का लोकसभा चुनाव, आखिरी दौर में वाराणसी में राजनाथ सिंह की भी एंट्री करवाई जाती है, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि वाराणसी अपने आप में नरेंद्र मोदी के लिए, आप ये मत समझिए कि बहुत सुटेबल सीट है, कि हिंदू सम्राट है। उन्हें ब्राह्मण मतदाताओं को लुभाने के लिए लक्ष्मीकांत वाजपेयी की जरूरत पड़ती है, खासतौर से महेंद्र नाथ पांडे की जरूरत पड़ती है। उन्हें ठाकुर मतदाताओं को लुभाने के लिए आज भी योगी आदित्यनाथ की बजाय राजनाथ सिंह की जरूरत पड़ती है, क्योंकि राजनाथ सिंह उसी इलाके से आते हैं और बनारस में उनका एक बड़ा होल्ड है। उनको भूमिहार मतदाताओं को लुभाने के लिए मनोज सिन्हा जैसे नेताओं की जरूरत पड़ती है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखिए कि नरेंद्र मोदी जानते हैं कि इन जातियों का समीकरण ही उनको चुनाव जिता पाता है, वरना उनके विधायकों ने तो ऐसी भद पिटवा दी थी। वाराणसी से विधायक है, मंत्री है, सब कुछ है, अपना चुनाव बड़ी मुश्किल से फंस गया था, प्रधानमंत्री का चुनाव बड़ी मुश्किल से फंस गया था। तो राजनाथ सिंह की एंट्री हुई, और राजनाथ सिंह आज कहां गए हैं? राजनाथ सिंह आज अयोध्या में। अयोध्या में क्यों है? रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ मनाई जा रही है अयोध्या में, और यहाँ जी। पर योगी आदित्यनाथ और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दोनों, अभी जब हम बात कर रहे हैं तो दोनों ही अयोध्या की पावन धरती पर है। दोनों ने सबसे पहले हनुमानगढ़ी पहुंचकर पूजा अर्चना की, उसके बाद आरती की, इसके बाद राम मंदिर में रामलला के दर्शन किए। राजनाथ ने आरती के बाद प्रभु श्री राम को दंडवत प्रणाम भी किया, इस तरह की खबरें भी छप रही है। रामलला के दर्शन के बाद राजनाथ माता अन्नपूर्णा मंदिर पहुंचे और मंदिर के शिखर पर धर्म ध्वजा फहराई। यानी ये दोनों ही, राजनाथ सिंह, योगी आदित्यनाथ, इन्होंने हनुमानगढ़ी की परिक्रमा भी की। और इसके बाद, अब राजनाथ की एंट्री के बाद योगी आदित्यनाथ और दिल्ली दरबार के बीच में जो तनातनी चल रही है, क्या वो तनातनी बंद हो सकती है? और इससे पहले अरुण भाई, कल एक बड़ी बैठक हुई, और वो बड़ी बैठक क्या हुई, और उसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की एंट्री क्या हुई, क्योंकि इस साल के अंत में आप मान लीजिए कि जो बड़ी बैठक हुई, समन्वय बैठक होती है। आम तो ये कोई इस तरह की बैठक नहीं, पहले मैं क्लियर कर दूं, पिछले कुछ हुँ। महीनों से लगातार उस तरह की बैठक चल रही है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मौजूद थे, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, ब्रजेश पाठक मौजूद थे, नए नवेले प्रदेश अध्यक्ष बने पंकज चौधरी मौजूद थे, यूपी के संगठन महामंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद थे, आरएसएस के क्षेत्र प्रचारक पूर्वी अनिल मौजूद थे, पश्चिम के क्षेत्र प्रचारक मौजूद थे, और आरएसएस के अन्य नेता मौजूद थे। इस बैठक में मंत्रिमंडल फेरबदल, संगठन विस्तार, इन सब मुद्दों पर चर्चा नहीं हुई। क्यों? क्योंकि नए नए प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद, ब्राह्मण विवाद के बाद, सीएम बाकियों को तौल रहे थे, डिप्टी सीएम सीएम को तौल रहे थे, और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के जो नेता गए थे, वो दोनों को तौल रहे थे कि किसको झुकाया जा सकता है, किसको चढ़ाया जा सकता हुँ। है। अब आरएसएस वाले रिपोर्ट अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को देंगे, डिप्टी सीएम जो है वो दिल्ली दरबार को रिपोर्ट देंगे, प्रदेश अध्यक्ष तो दिल्ली दरबार और लखनऊ दरबार में झूल रहे हैं, तो उनकी स्थिति का मुझे पता नहीं कि वो कहां क्या बोलेंगे, लेकिन दोनों तरफ उनको भी रिपोर्ट देनी होगी। असली बैठक इसके बाद, असली बैठक इसके बाद होगी, जिसमें मंत्रिमंडल फेरबदल, बदलाव के खाके पर फैसला किया जाएगा। और इस बार का माघ मेला, अरुण भाई, इस बार के माघ मेले में बीजेपी के कई नेताओं के राजनीतिक करियर की बत्ती गुल होने वाली। ये बिल्कुल आप सीधा सीधा मान लीजिए कि माघ मेले में भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं के राजनीतिक करियर की बत्ती गुल होने वाली है। इतना बड़ा बदलाव होगा उत्तर प्रदेश में, जो किसी ने सोचा नहीं होगा। उस बदलाव में कौन जाएगा, कौन रहेगा, कौन टिकेगा, कौन नहीं टिकेगा, ये एक अलग बात है। लेकिन एक दिल की बात भी आज मैं बता देता हूं। आज तक मैं महाकुंभ में जो हादसा हुआ उसको मैं भूल नहीं पाया हूं, आज तक नहीं भूल पाया हूं। योगी आदित्यनाथ ने बैठक ली, पहले 15 दिसंबर तक कहा अधिकारियों को तैयारियां पूरी कर लो।
फिर 31 दिसंबर तक कहा अधिकारियों को तैयारियां पूर्ण कर लो। ग्राउंड जीरो पर केशव प्रसाद मौर्य पहुंच गए, प्रयागराज के डीएम को हड़काते हुए नजर आए। लेकिन अभी आपको मैं बता दूं, ईटीवी भारत की खबर है, और ईटीवी भारत की खबर ये बताती है कि 2 दिन बाद पहला स्नान होने वाला है, लेकिन कहीं पाइपलाइन तो कहीं चकट प्लेटें नहीं बिछी है। सुविधा पर्ची और जमीन की अभी तक मारामारी चल रही है। कुंभ में जी, इतना बड़ा हादसा उत्तर प्रदेश झेल चुका है। ये मेरी व्यक्तिगत अपील है, मुख्यमंत्री से, उप मुख्यमंत्री से, अधिकारियों से। ये ईटीवी भारत की रिपोर्ट ये बता रही है कि माघ मेले का जो पहला स्नान होना है ना, शाही स्नान पर्व, जो मेन स्नान जो होता है, 3 जनवरी 2026 को होना है। लेकिन जी। मेरा क्षेत्र में अभी भी 35 से 40% काम अधूरे हैं। संगम की रेती पर मेला आकार तो ले रहा है, लेकिन रफ्तार और दावों के बीच में बड़ा फासला दिख रहा है। कहीं पानी का निकासी का पाइप नहीं बिछा है, कहीं सीवर लाइन नहीं पड़ी है, संस्थाओं के टेंट अभी तक अधूरे हैं। किसी संस्था का गेट बनकर खड़ा है तो कहीं टेंट नहीं लगे हैं, कहीं सामान गिरा है तो कहीं वर्कर नहीं, तो कहीं सुविधा पर्ची के अनुसार ही सामान नहीं मिला है। और ईटीवी भारत ने बाकायदा ग्राउंड जीरो पर जाकर कहा, जमीन आवंटन को लेकर साधु सन्यासी अभी भी नाराज नाराज है, बिल्कुल धरना दे रहे हैं अभी है, भी। धरना दे रहे हैं, अधिकारियों के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। एक बाबा के यहाँ पे, सतुआ बाबा के यहाँ जाके आप रोटी बेलते हुए नजर आते हैं, बाकी साधु सन्यासी को लेकर आप क्या कर रहे हैं? साधु सन्यासी हंगामा कर रहे हैं एक तरह से। और ये एक आरोप लगा रहे हैं जिला प्रशासन पे कि भैया ये आध्यात्मिक और धार्मिक मेला नहीं, इनको तो योगी के अधिकारी कमर्शियल व्यापारिक मेला बनाने जा रहे हैं। और इतना ही नहीं, पानी निकासी की व्यवस्था की बात मैंने आपको बता दी। उसके बाद कई बार ऐसी शिकायतें भी आई कि 50 साल पुरानी संस्था को भी जमीन नहीं दे रहे हैं, कमर्शियल बनाने पर आमादा है। और संतों के साथ जिस तरह का व्यवहार किया जा रहा है और जिस तरह की तैयारियां नहीं है, उसको देखते हुए ये लग रहा है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई अशुभ घटना हो जाए। भगवान न करे ऐसा हो। लेकिन मैं यूपी के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री दोनों से प्रार्थना करूंगा, प्रशासनिक अधिकारियों से प्रार्थना करूंगा कि आप तैयारी पुख्ता कीजिए। राजनीति चलती रहेगी, भ्रष्टाचार चलता रहेगा, कोई भ्रष्टाचार को समाप्त नहीं कर पाया है, लेकिन इतना भी मत कीजिए कि वहां उस तरह की अव्यवस्था पैदा हो जाए। और योग्य अधिकारियों को वहां तैनात कीजिए। अब जरा स्नान की बात बता देता हूँ। 3 जनवरी पहला स्नान, 15 जनवरी दूसरा स्नान, 18 जनवरी तीसरा स्नान, 23 फरवरी चौथा स्नान, 1 फरवरी पांचवा स्नान, और 15 फरवरी छठा स्नान। ये 6 स्नान की तारीखें हैं। पुख्ता व्यवस्था होनी चाहिए। अगर ये पुख्ता व्यवस्था नहीं हुई तो आप, मैं सीधे सीधे आज मैं भविष्यवाणी करके जा रहा हूं कि अगर ये पुख्ता व्यवस्था नहीं हुई और कुछ गड़बड़ हुई तो योगी आदित्यनाथ के कैरियर पर आप फुल स्टॉप लगा हुआ समझिए। ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समझना होगा। अब आते हैं राजनीतिक मुद्दों पर। देखिए, कुछ मुद्दे दिल से जुड़े होते हैं। राजनीतिक मुद्दे बिल्कुल तय हो गए। लखनऊ से दिल्ली तक घमासान जारी है, लखनऊ से दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। लेकिन इस पूरे परिदृश्य में एक व्यक्ति गायब है। कौन है वो? देश के गृह मंत्री अमित शाह, जो संगठन भी चलाते हैं, जो सरकार भी चलाते हैं। ऐसा लग रहा है कि उन्होंने प्रधानमंत्री को उनके हाल पे छोड़ दिया है कि आप ही ने आश्वासन दिया है, आप ही ने समझौता किया था। जाइए, अब देखिए उत्तर प्रदेश में क्या हालात बहुत होते हैं। और अपनी बहुत वाराणसी भी देख अंदर लीजिए। की खबर बता रहे हैं आप। बहुत ही बड़ी खबर और अंदर की खबर बता रहे हैं कि अमित शाह ने मोदी को उनके हाल पे छोड़ दिया है। देखिए, बिल्कुल ये खबर हमने सबसे पहले बताई थी कि पंकज चौधरी का जाना और योगी आदित्यनाथ का उनको कबूल करना, जबकि वो अमित शाह के आदमी थे, दिल्ली दरबार के आदमी थे। उसके बीच में एक समझौता हुआ। उस समझौते में कई सारी शर्तें तय थी। समझौता टूटने लगा, उत्तर प्रदेश का माहौल खराब होने लगा। और हर नेता जो है, वो बड़े परिदृश्य में सोचने से पहले अपने बारे में जरूर सोचता है कि मैं अपनी लोकसभा जीतूंगा कि नहीं जीतूंगा। अगर मान लीजिए कि योगी आदित्यनाथ की हुँ। अपनी विधानसभा फंस जाती, तो फिर वो भी इसी तरह से बिलबिलाकर घूम रहे होते, जैसे नरेंद्र मोदी साहब घूम रहे हैं। लेकिन यहाँ सवाल संतोष सर ये उठता है कि जो आपने बताया कि डैमेज कंट्रोल की जो ज़िम्मेदारी है, वो रमापत राम त्रिपाठी को मिली है, जो कि पंकज चौधरी के राजनैतिक गुरु भी माने जाते हैं। तो ऐसे में ये एक संकट खड़ा नहीं हो जाता है? क्या वो पंकज चौधरी को समझाएँगे या ब्राह्मण विधायकों में, जैसे बताया कि सलमबड़ी त्रिपाठी ने भी रमापत राम त्रिपाठी से मीटिंग की है, तो ऐसे में उनके सामने संकट खड़ा नहीं होगा, वो ब्राह्मण विधायकों की बात सुने? क्योंकि पंकज चौधरी लगातार चेतावनी दे रहे हैं, उन्होंने बयान भी जारी किया मथुरा जाके, चेतावनी बाकायदा पहले तो लिखित में थी, उसके बाद उन्होंने मौखिक भी चेतावनी दी थी। तो ऐसे में उनके सामने संकट खड़ा नहीं है, वो क्या करेंगे? पंकज चौधरी को समझाएँ या ब्राह्मण विधायकों को समझाएँ? देखिए, बाहर खबरें छपवाना एक अलग बात है, लेकिन ब्राह्मण विधायकों को समझाने के लिए उनके पास है क्या? जैसे खबर छपी कि उन्होंने कहा कि भाई प्रदेश अध्यक्ष से बात कीजिए।
कैसे बात करेंगे प्रदेश अध्यक्ष से? प्रदेश अध्यक्ष को तो उस बैठक के लिए न्योता भेजा गया था, क्यों नहीं गए प्रदेश अध्यक्ष? अगर कुछ विधायक अगर गए एकजुट होते होकर, तो क्या होता? अगर गए होते, अगर न्योता था, अगर गए होते तो क्या होता? अगर उन्होंने चेतावनी दी, तो क्या किसी की सह पर चेतावनी दी? किसी के कहने से चेतावनी दी? उनका मन नहीं था चेतावनी देने का? क्योंकि न्योता आप बता रहे हैं उन्हें मिला हुआ था, तो जाने वाले थे उसमें, नहीं गए किसी कारण से। नहीं देखिए, इसके पूरे संदर्भ को समझिए। न्योता मिला, आपने कहा आने की कोशिश करूंगा, आपने कहा कि एक कार्यक्रम और है पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनप्रतिनिधियों का, लेकिन उसके बाद में आने की कोशिश करूंगा। जाने की तैयारी भी आप कर रहे थे, अचानक आपको पता लगा कि उस बैठक से मुख्यमंत्री नाराज हो गए, तो प्रदेश अध्यक्ष का काम क्या था? तब तो प्रदेश अध्यक्ष को 101% उस बैठक में जाना चाहिए और ब्राह्मण विधायकों से बात करना चाहिए हाँ, कि बताओ भाई आप लोगों की समस्या क्या है। क्या और है? अगर उन्होंने हस्ताक्षर किए, उन्होंने अपनी समस्या लिख के दी, तो वो सारी समस्या उनके अपने फाइल में रखकर और अगले दिन मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पास जाकर मिलना चाहिए कि हमारे विधायकों की ये समस्या है, इस पे क्या किया जा सकता है। उसके बाद योगी आदित्यनाथ के साथ उन सभी ब्राह्मण विधायकों की एक बैठक करवानी चाहिए, जिसमें इन तमाम समस्याओं का समाधान हो सके। आमतौर पर भारतीय जनता पार्टी एक जमाने में इसी तरह से काम किया करती थी। और कई बार तो पुराने जमाने में प्रदेश अध्यक्ष की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। अगर मुख्यमंत्री को ये खबर लग जाए कि जो विधायक है वो नाराज हैं, तो खुद ही विधायकों को बुला लिया करते थे कि आइए बैठिए, अपनी अपनी बात बताइए, कहाँ क्या दिक्कत है, प्रशासन से दिक्कत है, सरकार से दिक्कत है, किस तरह की दिक्कत है बताइए, हम उस चीज को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। आमतौर पर प्रशासन इसी तरह से काम करता है। लेकिन अगर मुख्यमंत्री अड़ जाते हैं, मुख्यमंत्री सुनने को तैयार नहीं होते, तब विधायकों को बैठक करनी पड़ती है। विधायकों के पास ऑप्शन था कि प्रदेश अध्यक्ष को बुलाए, प्रदेश अध्यक्ष को बुलाया, प्रदेश अध्यक्ष अपने डर के मारे नहीं गए। उसके बाद आपने प्रेस रिलीज जारी कर दिया। प्रेस रिलीज जारी करके आपने भारतीय जनता पार्टी के इतिहास में पहली बार उस तरह का प्रेस रिलीज जारी किया। चलिए वहां तक भी क्षम्य था। उसके बाद आप मथुरा जाते हैं, बयान देते हैं, मुंह से बोलते हैं। अगर ब्राह्मण विधायकों ने मोर्चा नहीं खोला होता, पीएन पाठक ने उसके बाद पोस्ट नहीं किया होता, तो हर दूसरे बिल्कुल, दिन पंकज चौधरी यही बोलते हुए नजर आते हैं। अब पंकज चौधरी की हिम्मत नहीं है कि वो बोलते हुए नजर आए। यानी दिल्ली मैसेज उन्हें दरबार, भी मैसेज मिल गया है उन्हें भी। मैसेज मिल गया है। अभी तो सिर्फ बेटे की कुछ तस्वीरें आई हैं, अभी तो सिर्फ बेटे की कुछ तस्वीरें आई हैं। और कहा तो ये भी जा रहा है, बड़ी दिलचस्प, मैं अब आपको बताऊं कि जो चुनाव होने वाले हैं स्थानीय निकायों के, पंचायतों के, उसमें उनके बेटे को बीजेपी के नेता अप्रोच कर रहे हैं। संगठन बनने वाला है, उसमें अप्रोच किया जा रहा है। मंत्रिमंडल फेरबदल होने वाला है, उसमें अप्रोच किया जा रहा है। तो क्या ये प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बना देंगे क्या पंकज चौधरी उत्तर प्रदेश भाजपा को? और अभी तो सिर्फ इतने ही खुलासे हुए हैं। आगे जाकर अगर जितना ज्यादा वो बोलेंगे, उतने ज्यादा वो खुलासे होते हुए नजर आएंगे और वो खुद फंसते हुए नजर आएंगे। अब उनको तय करना पड़ेगा। जो प्रेस रिलीज की भाषा थी, देखिए वो पंकज चौधरी की भाषा नहीं थी, वो कहीं से आया, उसमें उन्होंने कुछ काट छाट किया, उस प्रेस रिलीज को जारी कर लेकिन दिया। पंकज चौधरी जी तो परिवारवाद पे लगातार हमला बोलते हुए नजर आ रहे हैं। जहाँ भी जिस जिले में जो उनका स्वागत सम्मान हो रहा है, वो यही बयान देते हैं, समाजवादी पार्टी में प्रदेश अध्यक्ष बनने के लिए दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, आरजेडी में बनने के लिए। लेकिन इन सबके प्रदेश अध्यक्ष जो है अलग-अलग समुदाय से हैं, कोई पारिवारिक नहीं है, किसी परिवार से नहीं है। उनको आइडिया नहीं है, पता नहीं आइडिया है कि नहीं। हालांकि उस संगठन के आदमी नहीं रह रही, तो उनको पता होता कि समाजवादी पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कौन है, बहुजन समाज पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कौन है, कांग्रेस पार्टी के उत्तर प्रदेश के प्रदेश अध्यक्ष कौन है, ये चीजें उनको बिल्कुल, पता होती। लेकिन घबराहट में आदमी जब इस तरह की चीजें बोलने लग जाए, तो आप मान के चल लीजिए कि उनके दिमाग में कितनी ज्यादा घबराहट है, कितने ज्यादा वो टेंशन में है। उन्होंने अपने बयान से, एक प्रेस रिलीज आई उसमें काट छाट दिया, तो पहले वाले भी खुश नहीं है। और जिस दूसरे वाले ने आपको भेजा कि आपको वहां वो भी जाकर खुश ये नहीं काम है। करना है, वो भी आपसे खुश नहीं है। क्यों खुश नहीं है? क्योंकि आपने तो उनकी लोकसभा सीट पर आफत ला दी है। भैया 2027 के उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव में क्या होगा क्या नहीं होगा वो तो बात की बात है। आपने तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र पर आफत ला के रख दी है। मान लीजिए कि वाराणसी क्षेत्र में विधानसभा चुनाव में सारी सीटें बीजेपी हार जाए, एक भी ना जीते, चंदौली बिल्कुल, सारी हार जाए, गाजीपुर सारी हार जाए, तो प्रधानमंत्री किस मुंह से वाराणसी में जाएंगे फिर लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए? और क्या प्रधानमंत्री हिम्मत जुटा पाएंगे? मैं फिर से दोहराता हूं, 2014 का लोकसभा चुनाव मुरली मनोहर जोशी का टिकट काटा, खुद वो वहां से वाराणसी से लड़ने गए, लेकिन उनकी हिम्मत नहीं हुई कि वाराणसी में जीतने का उनको भरोसा हो। तो एक सीट वो गुजरात से भी लड़े। दो सीटों पर लड़े थे 2014 के लोकसभा चुनाव में नरेंद्र मोदी साहब। एक गुजरात की लोकसभा सीट से, एक उत्तर प्रदेश की वाराणसी लोकसभा सीट से। और 24 में जिस तरह के नतीजे आए,
वो उनको 29 के लिए डरा रहा है। और इसी चीज को तो संभालने के लिए, वाराणसी और वाराणसी के आसपास के माहौल को संभालने के लिए तो उन्होंने योगी आदित्यनाथ और पंकज चौधरी में एक समझौता करवाया, खुद उस समझौते की कड़ी बने। उसी वाराणसी और आसपास के क्षेत्रों में अपने जनाधार को मजबूत करने के लिए अपने सरकार, अपने मंत्रिमंडल में अपने करीबी मंत्री सीआर पाटिल को वाराणसी की जिम्मेदारी सौंपी कि आप जाके वहां संगठन को मजबूत करने के लिए काम कीजिए। ये तमाम चीजें स्मूथली चलती रहती, इन तमाम चीजों में कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं था। लेकिन आपने उस तरह की हरकत की कि वाराणसी संसदीय सीट को ही फंसा दिया, तो प्रधानमंत्री बेचैन हो रहे हैं। कभी ब्रजेश पाठक को बुला रहे हैं, कभी वाराणसी के मेयर को बुला रहे हैं, कभी लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बुला रहे हैं, आने वाले दिनों में महेंद्र नाथ पांडे को बुलाएंगे, अभी राजनाथ सिंह को लखनऊ भेज रहे हैं। एक एक करके वो अपना संदेशा भेज रहे हैं। और अगर अगले 10-15 दिनों में या 1 महीनों में आरएसएस के कुछ बड़े नेता या बीएल संतोष भी लखनऊ जाके बैठक करते हुए नजर आए, या जेपी नड्डा, या जेपी नड्डा तो पहले भी जा चुके हैं, आगे भी बैठक करते हुए नजर आए, या नितिन नवीन नजर आए, क्योंकि नितिन नवीन के साथ केशव प्रसाद मौर्य की मुलाकात की तस्वीरें भी आ गई हैं, तो नितिन नवीन भी जा सकते हैं। लेकिन ये तय मानकर चल लीजिए कि आने वाले दिनों में दिल्ली से लखनऊ तक बैठकों का दौर जारी रहेगा, और माघ मेले के दौरान ही ज्यादा संभावना है कि 14-15 जनवरी के बाद एक बड़ा बदलाव भारतीय जनता पार्टी में हमें देखने को मिल सकता है। तो ये जो लड़ाई है, अब वो लड़ाई जो है वो एक दूसरे मुकाम पर पहुंचने जा रही है, क्योंकि कुर्सी तो एक अलग चीज है, सरकार तो एक अलग चीज है, अब प्रधानमंत्री जी की लोकसभा फंस गई। तो निश्चित तौर पर एक बड़ी बात आपने बताई है कि प्रधानमंत्री को खुद अपनी लोकसभा की चिंता है। उन्हें चिंता ये है कि पिछली बार तो कुछ देर के लिए ही हम पीछे थे, प्रधानमंत्री पीछे चल रहे थे, अजय राय आगे चल रहे थे, लेकिन इस बार कहीं हमेशा के लिए पीछे न रह जाएँ, तो ये चिंता बताती है। ब्राह्मण नेताओं से मिलना, ब्रजेश पाठक को बुला के मिलना, लक्ष्मीकांत वाजपेयी को बुला के मिलना, तो निश्चित तौर पर आपने बेबाक राय हमारे दर्शकों को बताई, और पूरी कहानी जो ब्राह्मण विधायकों की जो यूपी में इस समय सियासी उबाल चल रहा है उसके बारे में बताया। इसके लिए आपका बहुत-बहुत आभार, बहुत-बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। और तमाम दर्शकों से एक अपील करूंगा, राजनीति तो छोड़ दीजिए, लेकिन जो माघ मेले का आयोजन हो रहा है, कमेंट जरूर कीजिए। खासतौर से अगर आप प्रयागराज और प्रयागराज के आसपास के इलाके के रहने वाले लोग हैं, तो कमेंट कीजिए और सही जानकारी हमें दीजिए। और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री, प्रशासन, इन तमाम लोगों को सचेत करने में हमारा साथ दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद, आभार, नमस्कार।